वो रोज़ा के टाइम पे किस तरीके से अपना डाइट मेंटेन करे, क्योंकि वो बाकी दिनों की तरह इस पूरे महीने में तो नहीं खा रहे हैं, 2 टाइम ही खा रहे हैं, सहरी या इफ्तार। तो इन दोनों टाइम में ऐसा क्या खाए, किस तरीके से खाए जिससे उनका रोज़ा भी बरकरार रहे और हेल्थ पे भी कोई इफेक्ट ना हो। देखिए, फास्टिंग हमारे पूर्वजों ने बहुत सोच विचार करके ये फास्टिंग की प्रथा रखी है। देखिए, कोई भी धर्म का जो फास्टिंग होता है ना, आप देखिएगा सनराइज और सनसेट इस दो के दरमियान होता है। हमारे शरीर में रिजनरेट करता है, नए सेल बनाता है, और पुराने जो सेल जिसको मर जाना चाहिए, जिसको डाइजेस्ट कर जाना चाहिए, जिसको हम लोग ऑटोफेजी बोलते हैं, उसको भी मरने नहीं देता, उसको भी रिजनरेट करता है। एंटी स्वच्छ भारत जो होता है ना, उसका दुश्मन है ये इंसुलिन हमारे शरीर के लिए। इस 4 चीज़ को आप याद रखिए। ये 4 मरीज डायबिटीज़ के रोज़ा नहीं कर सकते। आपको पता चलेगा कि आपको देखिए हाथ में पसीना आने लगेंगे, हाथ पैर कांपने लगेंगे, आपको एकदम कन्फ्यूजन सा होगा, हेडेक होगा, बहुत ज़्यादा भूख लगेगी, एकदम एक्सट्रीम वीकनेस होगा। और इस समय रोज़ा के समय तो पार्टिकुलरली ब्लड शुगर उनको अच्छा से करना ही चाहिए। नमस्कार, खबर समय पॉडकास्ट पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं अनिंदिता, और आज के इस स्पेशल एपिसोड पर हम स्वास्थ्य से जुड़े हुए कई सारे ज़रूरी सवालों पर विशेषज्ञों से यानी कि एक्सपर्ट से सरल और सटीक जो धारणाएं हैं, जो जवाब है, वो लेकर आपके सामने आए हैं। जैसा कि हम सभी को पता है, रमज़ान का महीना शुरू हो चुका है, और ये महीने की अगर बात करें तो सिर्फ ये आध्यात्मिक शांति का ही समय नहीं है, बल्कि एक आत्म संयम और अनुशासन का भी समय है। ये पूरा महीना कई सारे लोग रोज़ा या फास्टिंग रखते हैं इस पूरे महीने के दौरान, लेकिन जिन लोगों को डायबिटीज़ है तो उन लोगों के लिए एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है, हेल्थ से जुड़े हुए बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है, यानी कि किस तरीके से रोज़ा रखें, किस तरीके से रोज़ा रखना उनके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, उनके शरीर में किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं होगी, दवाई किस तरीके से लेंगे, डाइट को किस तरीके से फॉलो करेंगे। तो इन्हीं सारे सवालों के जवाब देने के लिए आज के हमारे इस खास एपिसोड पर हमारे स्टूडियो पे हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर नवीन अग्रवाल, जो एक अनुभवी सीनियर कंसल्टेंट फिजिशियन और डायबिटोलॉजिस्ट है और डायरेक्टर ऑफ मनोकामना हॉस्पिटल। हेलो डॉक्टर, वेलकम टू खबर समय पॉडकास्ट। वेलकम। सो सर, सबसे पहला सवाल तो आपसे ये रहेगा हमारा, जो डायबिटीज़ मरीज़ है, डायबिटिक मरीज़ है, उनके लिए रोज़ा रखना कितने हद तक सेफ़ है, या वो रख सकते हैं कि नहीं? यस, देखिए, बहुत सारे मेरे भी बहुत पेशेंट हैं, मुस्लिम भाई लोग पेशेंट हैं, वो हम अक्सर मुझसे ये सवाल करते हैं कि मैं डायबिटिक पेशेंट हूँ और मुझे रोज़ा रखना कहाँ तक उचित है, क्या है। तो इसके लिए मैं एक बात बता देता हूँ कि हर डायबिटिक पेशेंट रोज़ा एकदम आराम से रख सकता है। ये फास्टिंग एकदम रखे, ज़रूर रखे, इससे बहुत फ़ायदे हैं, ये मैं बता सकता हूँ आपको। ओके, तो फ़ायदे की आप बात कही है, तो जो साइंटिफिक रीज़न्स है, सिर्फ रोज़ा ही नहीं, फास्टिंग की भी अगर बात करें तो कई सारे लोग हेल्थ कारण की वजह से, हेल्थ इश्यूज़ की वजह से भी वो फास्टिंग रखना प्रेफर करते हैं। तो इसके वैज्ञानिक कारण क्या है? देखिए, फास्टिंग हमारे पूर्वजों ने बहुत सोच विचार करके ये फास्टिंग की प्रथा रखी है। एक प्रोलॉन्ग फास्टिंग होती है, शॉर्ट फास्टिंग होती है। हर धर्म में, मुस्लिम हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, सब में फास्टिंग होती है। फास्टिंग एक प्रकार से ना आपके पूरे शरीर को, जैसे हम लोग नहाते हैं तो पूरा साफ़ हो जाते हैं, जैसे हम ब्रश करते हैं तो हमारे दांत साफ़ हो जाते हैं, जैसे बालों को साफ़ करते हैं तो बाल साफ़ हो जाते हैं, उसी प्रकार शरीर के भीतर सेल्स जो होते हैं, जो ऑर्गन्स होते हैं, जो लीवर, किडनी, इंटेस्टिन होते हैं, वो भी नहाने के जैसे पूरा साफ़ हो जाते हैं फास्टिंग करने के समय। ये आपको ध्यान रखना चाहिए। क्या होता है फास्टिंग के समय, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ इसमें। फास्टिंग जब आप करते हो तब उस समय हमारे शरीर में जो सेल्स होते हैं, जो तरह तरह के काम करते हैं, वे थक जाते हैं, वे थोड़े एजेड हो जाते हैं, और थक जाते हैं, एजेड हो जाते हैं, तो उनको हटा देना ज़रूरी होता है, और उसको हटा के उसको डाइजेस्ट करके नए सेल को उत्पत्ति करना ज़रूरी होता है। तब आराम से फिर नए सेल आ जाएंगे, और पुराने जितने भी सेल्स हैं, डैमेज सेल्स हैं, वो सब शरीर से निकल जाएंगे। तब आप एक नए जोश, उल्लास और हेल्थ के साथ में आएंगे। ये सारा चीज़ फास्टिंग के समय होता है। इसका सबसे बड़ा लॉजिक मैं आपको बताता हूँ कि देखिए, कोई भी धर्म का जो फास्टिंग होता है ना, आप देखिएगा सनराइज और सनसेट इस दो के दरमियान होता है।
आप छठ पूजा ले लीजिए, आप ये रोज़ा ले लीजिए रमज़ान का, आप कभी भी लेंगे तो ये सनराइज़ और सनसेट इस समय लोग फास्टिंग रखते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि इस समय जो होता है हमारे शरीर में एक हार्मोन होती है इंसुलिन। ये इंसुलिन सबसे ज़्यादा इसी समय ही निकलता है। जैसे ही सनराइज़ होता है इंसुलिन निकलना स्टार्ट हो जाता है और 3 बजे लगभग दोपहर को वो सबसे ज़्यादा होता है और फिर 3 बजे के बाद आस्ते आस्ते इंसुलिन सिक्रीशन कम हो जाता है और जब सूरज ढल जाता है तब इंसुलिन एकदम बंद हो जाता है और फिर वो इंसुलिन अपना मेडिटेशन में चला जाता है, सो जाता है। इस टाइप से इंसुलिन सिक्रीशन होता है। तो मैं इंसुलिन की बात क्यों किया? ये एक इंसुलिन ऐसा हार्मोन है जो हमारे शरीर में रीजनरेट करता है, नए सेल बनाता है और पुराने जो सेल जिसको मर जाना चाहिए, जिसको डाइजेस्ट कर जाना चाहिए, जिसको हम लोग ऑटोफेजी बोलते हैं, उसको भी मरने नहीं देता, उसको भी रीजनरेट करता है। मतलब नए सेल तो बनाता ही है लेकिन पुराने सेल्स जिसको हट जाना चाहिए उसको भी वो रीजनरेट करता है। इससे क्या होगा? पुराने सेल आपके बनते जाएंगे शरीर के अंदर, जैसे कूड़ा आपका इकट्ठा होते जाएगा। जी, जी, आप बिल्कुल। कूड़े को यदि ठीक से इलाज नहीं करोगे तो कूड़ा बनते 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 बहुत से रोग का कारण बनेगा जी, बिल्कुल। और इवन कैंसर का कारण बनेगा। यानी कि ये इंसुलिन जो क्या था, एंटी स्वच्छ भारत जो होता है ना, उसका दुश्मन है ये इंसुलिन हमारे शरीर के लिए। तो अब हम जब रोज़ा करेंगे, इंसुलिन का क्या है कि जब आप कुछ खाएंगे तभी सिक्रेट होगा, हाँ। तभी आएगा। तो आप जब इस समय रोज़ा कर लेते हैं तो इंसुलिन का जो सबसे ज़्यादा बढ़ता है इस समय, आप उसको चुपचाप कर देते हैं कि मत बढ़ो, तो इंसुलिन फिर ज़्यादा नहीं आता। जैसे इंसुलिन ज़्यादा नहीं आएगा चूँकि आप फास्टिंग में हो, वैसे हमारे सेल्स के अंदर जो मरे हुए सेल्स हैं उसको डाइजेस्ट करने का हमारे पास हथियार रहेगा, क्योंकि इंसुलिन हमारा दुश्मन नहीं है। अब इंसुलिन चूँकि कम हो गया, इसलिए इस कंडीशन पे ऑटोफेजी मतलब जो डेड सेल्स है उसको हम डाइजेस्ट करके बाहर फेंक देते हैं और फिर नया सेल्स उत्पत्ति होते हैं। इस प्रकार हमारा शुद्धिकरण होता है। इसलिए हम फास्टिंग करते हैं ताकि शरीर के सारे सेल शुद्धि हो जाए, एल्डरली सेल मर जाए, उसको डाइजेस्ट कर लें, नए सेल बन जाए और एक नए उमंग के साथ और एक नए सेल के साथ हम हेल्दी लाइफ करें। इसके कारण हम फास्टिंग करते हैं। सर, फास्टिंग के फ़ायदे के बारे में तो आपने कहा है, लेकिन ऐसे भी कई सारे पेशेंट्स हैं, आई मीन खासकर अगर डायबिटीज़ की बात करें तो किन पेशेंट्स को नहीं करना चाहिए फास्टिंग या रोज़ा नहीं रखना चाहिए? हाई रिस्क कैटेगरी में कौन कौन से लोग आते हैं? करेक्ट। लेकिन इससे पहले फर्स्ट ही आपका सवाल जैसे था कि डायबिटिक पेशेंट फास्टिंग रख सकते हैं कि नहीं रख सकते। यस, फास्टिंग रख सकते हैं, लेकिन कुछ डायबिटिक पेशेंट है जिसको रोज़ा नहीं रखना चाहिए। Okay. नंबर 1, टाइप 1 डायबिटीज़, मतलब जो बच्चों में डायबिटीज़ होती है 30 साल के नीचे उनको। दूसरा, यदि डायबिटिक पेशेंट प्रेग्नेंट हो यानी पेट में बच्चा हो। तीसरा, जब रोज़ा करते समय उसका डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं हो, कहने का मतलब उसकी ब्लड शुगर 300 से ज़्यादा हो या एवरेज ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन 9 से ज़्यादा हो। चौथा, यदि एक डायबिटिक पेशेंट के साथ में उसकी किडनी डिजीज़ हो या आँखों में प्रॉब्लम हो या हार्ट में प्रॉब्लम हो या लीवर में प्रॉब्लम हो, तब इस 4 चीज़ को आप याद रखिए। ये 4 मरीज़ डायबिटीज़ के रोज़ा नहीं कर सकते। इसके अलावा हर कोई मरीज़ डायबिटीज़ के जो मरीज़ होते हैं वो आराम से रोज़ा कर सकते हैं। अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है भी और वो अगर रोज़ा रख रहे हैं तो उसे किन किन जोखिमों के बारे में पहले से ही उनको अंदाज़ा होना चाहिए कि अच्छा मेरा डायबिटीज़ है, मैं फिर भी रख रही हूँ या रख रहा हूँ, बाद में मुझे ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं, तो वो कौन से कॉन्सिक्वेंसेस है? सही बात है आपकी। डायबिटिक पेशेंट लोग के लिए रोज़ा के समय पार्टिकुलरली कुछ चीज़ों का ज़रूर ख्याल रखना चाहिए। उनको देखिए, 1 नंबर ग्लूकोज़ लेवल घट सकता है जिसको हम हाइपोग्लाइसीमिया बोलते हैं। किसी पेशेंट में ग्लूकोज़ लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, हाइपरग्लाइसेमिया भी हो सकता है। कुछ पेशेंट में डायबिटिक केटोएसिडोसिस बोल के एक चीज़ होती है, क्योंकि वो भूखे रहते हैं, उसमें कीटोन बॉडी हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उस चीज़ का भी बहुत ध्यान रखना चाहिए। वैसे पेशेंट कुछ परसेंटेज में हो सकता है। और बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात है डिहाइड्रेशन, क्योंकि इस समय पानी नहीं लिया जाता, जी, जी, जी। तो डिहाइड्रेशन होने का बहुत खतरा होता है। ये 4 चीज़ का लेकिन हमेशा ही ध्यान में रखना चाहिए कि ऐसा चीज़ हो सकती है उनको रोज़ा करने के समय। ओके। सो एक और सवाल भी है, ऐसी कौन सी स्थिति है जब मरीज़ तुरंत ही उनको लग रहा है कि नहीं, मेरा रोज़ा अभी नहीं रख सकती हूँ,
मेरा तबीयत साथ नहीं दे रहा है, मेरा शरीर मेरा साथ नहीं दे रहा है, तो कौन सी स्थिति है उस समय वो तोड़ सकते हैं या फिर तोड़ देना चाहिए? एकदम। देखिए, ये एकदम भी हार्ड एंड मत करिएगा, रोज़ा आप रख रहे हैं सही है, लेकिन कुछ कुछ कंडीशन जब आपको दिखे, जैसे कि आपको हाइपोग्लाइसेमिया हो जाए। हाइपोग्लाइसेमिया मतलब शुगर लेवल आपका लो हो जाए। आपको कैसे पता चलेगा? आपको पता चलेगा कि आपको देखिए हाथ में पसीना आने लगेंगे, हाथ पैर काँपने लगेंगे, आपको एकदम कन्फ्यूजन सा होगा, हेडेक होगा, बहुत ज़्यादा भूख लगेगी, एकदम एक्सट्रीम वीकनेस होगा। मनोकामना हॉस्पिटल, इस्कॉन मंदिर रोड, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। ये 4-5 सिम्टम जब होता है, तब आप समझ लीजिए कि आपको ग्लूकोज लेवल बहुत घट गया है। उस समय इमीडिएटली आपको रोज़ा लेकिन ब्रेक कर देना चाहिए, तोड़ लेना चाहिए। दूसरा, जब आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगे और बहुत ज़्यादा पेशाब लगे और आपको जो है पेट में दर्द हो, उल्टी दस्त होने लगे, उस समय लेकिन आप रोज़ा तोड़ दीजिए, क्योंकि ऐसे डायबिटिक पेशेंट लोग में ऐसा हो सकता है कि उनका ग्लूकोज लेवल बहुत बढ़ गया, या एक बहुत इमरजेंसी कंडीशन होती है डायबिटिक केटोसिडोसिस। ऐसा तो नहीं कि उसको ये बीमारी हो गई है। जब आपको डायबिटिक पेशेंट लोग के लिए जब मसल क्रैम्प होने लगे, एक्सट्रीम फैटिगनेस होने लगे, एकदम वीकनेस होने लगे, तो आप समझिए आपको डिहाइड्रेशन की शंका है और इस समय भी आपको रोज़ा ब्रेक करना चाहिए। जब आपका ब्लड शुगर लेवल बहुत ज़्यादा हाई दिखे 300 से पार, आपको लेकिन उस समय रोज़ा ब्रेक कर देना चाहिए। इस बात को लेकिन आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि किन किन कंडीशन में हम आपको रोज़ा ब्रेक कर देना है, क्योंकि आपका स्वास्थ्य उस समय सबसे इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण बात है। सर, अगर डायबिटिक पेशेंट्स की बात करें तो हर डायबिटिक पेशेंट एक लिमिटेड टाइम पीरियड के बाद वो ब्लड शुगर मॉनिटर करते हैं, तो अगर रोज़ा रख रहे हैं तो उस समय में भी कितने अंतराल में उसको अपना ब्लड शुगर मॉनिटर करना चाहिए, या फिर अगर कोई करता भी है तो क्या उससे रोज़ा में कोई हैम्पर होता है या रोज़ा टूट जाता है? सही बात है, ये आपका बहुत ही बेहतरीन सवाल है, क्योंकि मैंने देखा है कि हर डायबिटिक पेशेंट के पास ब्लड शुगर मशीन होती ही है। और इस समय रोज़ा के समय तो पर्टिकुलरली ब्लड शुगर उनको अच्छा से करना ही चाहिए। अब रोज़ा के समय कब कब ब्लड शुगर करना चाहिए? मिनिमम 3 टाइम आप ब्लड शुगर करो तो बहुत अच्छा आपका जाएगा। एक नंबर, जब इफ्तार होता है उससे पहले और इफ्तार के 2 घंटा बाद। इफ्तार मतलब समझते ही हैं, सनसेट के बाद जो खाना होता है उसको इफ्तार बोलते हैं। तो इफ्तार से पहले, इफ्तार के 2 घंटा बाद। तीसरा, आपको 2 या 3 बजे दोपहर को, क्योंकि आगे भी मैंने आपको बताया था कि ये 2 और 3 बजे इंसुलिन का मात्रा सबसे ज़्यादा होता है शरीर में, तो इस समय हाइपोग्लाइसेमिया होने का बहुत चांसेस होते हैं। यानी कि ये 3 टाइम आप ब्लड शुगर करिए। ऐसे तो ज़्यादा टाइम भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन इसको स्किप मत करिए। सर, हाइपोग्लाइसीमिया ये टर्म बार बार हमारे सामने आ रहा है, काफ़ी एक कठिन सा नाम है, तो बहुत से लोगों को ये डर लगता है, इतनी कठिन सा नाम है, पता नहीं कौन सी कठिन बीमारी हो गई है। तो हाइपोग्लाइसीमिया को लेकर जो डर है, तो इसके शुरुआती लक्षण क्या रहते हैं, या फिर इसे किस तरीके से हम जूझ सकते हैं? ना, ये तो मैंने आगे भी बताया, बार बार ही बताया, और फिर बताना भी उचित है, क्योंकि रोज़ा के समय हाइपोग्लाइसीमिया मतलब होता है ब्लड शुगर घट जाना, यानी कि आपका ब्लड शुगर 80 से नीचे हो जाना। और ये स्वाभाविक भी है, एक डायबिटिक पेशेंट है, रोज़ा कर रहा है, फास्टिंग कर रहा है, कुछ खा नहीं रहा है, तो ब्लड शुगर घट ही सकता है। इसी को हम हाइपोग्लाइसीमिया बोलते हैं। जी जी। लेकिन इसकी जानकारी ज़रूर होनी चाहिए कि कैसे पता चले, क्योंकि हो सकता है उस समय आपके पास ब्लड शुगर मशीन नहीं हो, या किसी दूसरे आदमी को ऐसे सिम्टम हो। तो ये कुछ बातें आप याद रखो, जिससे आपको पता चलता है कि शायद आपको हाइपोग्लाइसेमिया हो रहा है। जैसे आपको हेडेक होगा, एक नंबर बात। दूसरा नंबर, हाथ पैर कांपेगा, कपकपी होगा, और आपको स्वेटिंग होगा, आपको पसीने आएंगे, आपको बहुत ज़्यादा कमजोरी लगेगी और बहुत भूख लगेगी, क्योंकि हाइपोग्लाइसेमिया और शरीर मांग रहा है खाना, बहुत भूख लगेगी। और कभी कभी क्या है कि शरीर में कन्फ्यूज़न सा होता है कि दिन है न रात है, कुछ एक मेंटली कन्फ्यूज़न सा होता है। ये 6-7 सिम्टम यदि हों तो आपको समझना चाहिए कि आपका ग्लूकोज लेवल घट रहा है, और इमीडिएटली उस समय आप रोज़ा तोड़ें, और आप कुछ भी मीठी चीज़ उस समय खाना है, ब्लड शुगर करना है, और डॉक्टर से परामर्श लेना है। अच्छा,
सर, डाइट भी मेंटेन करना काफ़ी ज़रूरी होता है। जो लोग डायबिटिक पेशेंट्स हैं वो अपना पूरे दिन का दिनचर्या में जितनी बार भी वो खाना खाते हैं पूरा मेंटेन करके एक चार्ट के थ्रू ज़्यादातर लोग वो ही खाते हैं। तो अब अगर वो बात करें रोज़ा रखने की, तो वो रोज़ा के टाइम पे किस तरीके से अपना डाइट मेंटेन करें, क्योंकि वो बाकी दिनों की तरह इस पूरे महीने में तो नहीं खा रहे हैं, 2 टाइम ही खा रहे हैं, सहरी या इफ्तार। तो इन दोनों टाइम में ऐसा क्या खाए, किस तरीके से खाए जिससे उनका रोज़ा भी बरकरार रहे और हेल्थ पे भी कोई इफ़ेक्ट ना हो? करेक्ट। देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि फास्टिंग तो हेल्दी है, जी। गुड फॉर हेल्थ, किंतु फास्टिंग के बाद फिस्टिंग जो करते हैं लोग कि दिन भर नहीं खाया है तो शाम को क्या न क्या खा जो लें, भी मिला फ्राइड खा जो भी मिले, दिन भर का कैलोरी हमको मेकअप करना है, ये सबसे ज़्यादा नुकसानदायक है। आप जो इसका मकसद है फास्टिंग का उसको फॉलो करें, शालीनता के साथ रहें, शालीनता के साथ खाना खाएं, फास्टिंग के बाद फिस्टिंग मत करें। अब आता हूँ मैं डाइट पे। देखिए, 2 प्रकार का टाइम होता है इनको खाने का, एक इफ्तार है और एक सहरी सुहूर जिसको बोलते हैं, वो अर्ली मॉर्निंग में ये है। तो अर्ली मॉर्निंग पर आते हैं हम। देखिए, अर्ली मॉर्निंग सुहूर में क्या करना है आपको डाइट के नाम पे कि जब सनराइज़ होता है ना उसके निकट आप खाना खाइए। ज़्यादातर लोग क्या होता है 3 बजे ही 4 बजे ही खाना खा लेते हैं। ऐसा न करके हमारा ये एडवाइस है कि आप सनराइज़ जो कि 6-6:30 तक होता है तो आप 5 या 5:30 बजे खाएं, क्योंकि मैंने आगे भी बोला था कि इंसुलिन का सिक्रीशन आपका सनराइज़ जैसे ही होता है वहाँ से शुरू होता है। तो उसको मैच करने के लिए आप जितना क्लोज टू द सनराइज़ खाएंगे आपके लिए वो बहुत फ़ायदेमंद है, नंबर 1। सेकेंड नंबर, आपको क्या होता है, देखिए भूख नहीं लगना चाहिए और आपका पानी हाइड्रेशन मेंटेन होना चाहिए, क्योंकि उस समय आपको पानी भी नहीं पीना होता है, कुछ भी थूक भी नहीं गिरना होता है। हाँ। तो आप हाइड्रेशन मेंटेन यदि करना चाहते हो तो आप उन फलों का सेवन करिए जैसे कि साइट्रस फ्रूट होता है, जो जैसे वाटरमेलन है, जैसे कि पाइनएप्पल है, अभी मौसमी है, संतरा है, इस टाइप के जो फ्रूट्स होते हैं, इस टाइप के फ्रूट्स आप खाइए अमाउंट में। इससे क्या फ़ायदा होगा, ये जब शरीर के अंदर जाएंगे तो पूरा दिन भर शरीर इनसे पानी लेते रहेगा आपका, यानी कि आपको प्यासा नहीं होने देगा। और जिस तरीके का मौसम अभी है पूरे सिलीगुड़ी में, करेक्ट, तो ऐसे में तो पूरा दिन बॉडी पानी मांगता रहता है। करेक्ट। तो ये चीज़ लेने से क्या है, जूस मत लीजिएगा, जूस नहीं, नो, एज ए होल आपको खाना है। इससे क्या है, धीरे धीरे शरीर पानी आपका लेते रहेगा और 12 घंटे तक आपका मेंटेन करेगा, नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि आप इस समय प्रोटीन, अंडा हो, जो नॉन वेज है, फिश हो, ये सब खाइए और खूब सारी सब्जियां खाइए। फाइबर और प्रोटीन, इस 2 चीज़ का ध्यान रखिए। आपको मालूम है प्रोटीन क्या क्या चीज़ होता है, नहीं तो आप देख भी सकते हैं गूगल में प्रोटीन रिच क्या होती है, और फाइबर, ये 2 चीज़ आपको खाना है। क्यों मैंने बोला ऐसा, इसलिए मैंने ऐसे बोला कि आप जब प्रोटीन खाओगे ना तो आपका जो पेट है और जो फाइबर खाओगे वो फुल रहता है हमेशा, क्योंकि ये 2 जो खाना होते हैं ये धीरे धीरे अपने शरीर में चलते हैं, इतने जल्दी डाइजेस्ट नहीं होते हैं। तो जो आपका पेट का थैली है उससे जब नीचे जाएगा तो धीरे धीरे जाएगा, मतलब आपका पेट फुल रहेगा, काफ़ी देर तक भरा रहेगा। आपका भरा रहेगा तो आपको भूख नहीं लगेगी, तो आप 12 घंटा अच्छे से चल पाओगे। ऑन द अदर हैंड, यदि आप उस समय बहुत सारा राइस खा लिए, मीठा खा लिए, तो कार्बोहाइड्रेट खा लिए, मतलब तो ये कार्बोहाइड्रेट क्या होता है कि जल्दी से खाली हो जाता है, और जैसे जल्दी खाली होगा आपको बीच में भूख लग जाएगी। तो ऐसा नहीं करना, यानी कि 1, वाटर मेंटेन करने के लिए सिट्रस फ्रूट्स, और पेट भरा रहने के लिए प्रोटीन और फाइबर, ये 2 चीज़ का सेवन आप करो एकदम। प्रोटीन भी आपका फ्राइड नहीं होना चाहिए। देखिए, शालीनता की बात मैंने आगे भी करी, वैसा ही होना चाहिए, यानी कि ब्लेंड डाइट, मतलब शालीन भोजन, और उसमें प्रोटीन और फाइबर का सेवन लेना है। ये तो मैंने सुहूर और सहरी की बात करी। अब आ जाइए आप सनसेट यानी इफ्तार लोग तोड़ते हैं तो पानी से तोड़िए या बहुत थोड़ा कुछ खा के ही तोड़िए उस समय, लेकिन सिंगाड़ा, कचौड़ी और ये इस टाइप के फ्राइड आइटम खा के मत तोड़िएगा, क्योंकि अक्सर लोग क्या करते हैं कि उस समय तोड़ने के लिए कुछ फ्राइड फटाफट खाते हैं और उसके बाद फिर डिनर के समय और भी अच्छा बहुत खाते हैं, ये गलत है। रात का खाना आप तोड़ेंगे तो हल्का खाइए, फिर प्रेयर किए हैं, उसके बाद आप रात का खाना सनसेट के जस्ट इर्द गिर्द करिएगा,
क्योंकि मैंने फिर बोला कि सनसेट के समय इंसुलिन ख़त्म हो जाता है, उसी समय करिएगा। तो सनसेट मतलब 6:30, तो 6:30 और 7 के बीच में आप अच्छा डिनर करिए। डिनर में भी आपका वही खाना होना चाहिए जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट के नाम पे राइस है तो ब्राउन राइस आप खाइए, और रोटी खाइए, ब्राउन ब्रेड खाइए, और थोड़ा फलाहार जो भी खाते हैं खाइए। उसके साथ में दूध अगर लेना चाहते हैं तो दूध लीजिए। बहुत सारे लोगों को देखा मैंने कि मिडनाइट लेट नाइट में एक और बंच करते हैं, वो लेकिन गलत है। जैसे ही वो आप करेंगे ना, फिर आप उस इंसुलिन को जगा देंगे, क्योंकि मैंने बोला था कि इंसुलिन सोया हुआ है उस समय। आप जहाँ वहाँ मीठा खाए, डेजर्ट खाए, वो इंसुलिन फिर जग जाएगा। जो इंसुलिन जग गया तो फिर आपका सारा काम, जो इसका फ़ायदे सारे वापस ख़त्म हो जाएंगे, और डायबिटीज़ तो कंट्रोल होगी ही नहीं। उसके बाद आप इस टाइप से एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा कि जो सनसेट और सनराइज़ यानी कि इवनिंग से लेकर नेक्स्ट मॉर्निंग तक आप मिनिमम 2 लीटर पानी लेकिन ज़रूर पीजिएगा, क्योंकि आपको हाइड्रेशन भी बहुत अच्छा मेंटेन करना है। इस तरीके से आप जाइए, देखिए बहुत बेहतरीन रोज़ा आपका कटेगा। और रोज़ा जिस प्रिंसिपल से किया जा रहा है कि आपकी शरीर की सफाई के लिए, आपको और हेल्दी बनाने के लिए, आपकी डायबिटीज़ को और अच्छा कंट्रोल करने के लिए, आपके वज़न को घटाने के लिए, आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, और देयरफॉर आपकी हार्ट डिजीज़, हाइपरटेंशन सबको कम करने के लिए, इस मकसद से लेकिन फास्टिंग हुआ, ये याद रखिएगा। आप फास्टिंग को कभी भी आप देखिएगा, जब पुराने ज़माने में लोग ये फास्टिंग दिए, इससे बहुत बेहतरीन हेल्दी इशू है। इससे गॉड ब्लेसिंग तो मिलती ही मिलती है, आपका हार्मोनल ब्लेसिंग भी मिलती है, आपका हेल्थ भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। इस हिसाब से आप खाने को डिवाइड करिएगा, आपका बहुत अच्छा जाएगा, डायबिटीज़ बहुत बेहतरीन कंट्रोल होगा। और फिर आप देखिएगा 1 महीने के बाद में आपका ब्लड, हो सकता है कि ड्रग भी आपकी कम हो जाए, वो डॉक्टर आपको बताएंगे उस समय। सर एक सवाल आया है मेरे मन में कि प्रोटीन की आपने बात कही कि प्रोटीन कंज्यूम करना चाहिए रोज़ा के दौरान, इफ्तार या सहरी के दौरान। तो प्रोटीन के नाम पे आपने कहा एग्स लेना होगा, बॉइल्ड एग्स या फिर बॉइल्ड चिकन। हाँ, कुछ भी हो तो सकता है। जो लोग वेजिटेरियन हैं तो वो किस तरीके से अपना प्रोटीन कंज्यूम करें? वेजिटेरियन लोग के लिए तो देखिए पुअर मीन्स प्रोटीन है ही, सोयाबीन है, अपना राजमा है, दाल है, ये सब है। ये एक प्रॉब्लम है वेजिटेरियन लोग के लिए प्रोटीन को लेने का, लेकिन प्रोटीन सोर्स यही है हमारे पास। एवोकाडो है फल के नाम पे, ये सब चीज़ हमारे साथ प्रोटीन है, इसी में लेना पड़ेगा आपको। सर डाइट को आपने काफ़ी बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया है। आई होप जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो समझ पाएंगे कि रोज़ा के दौरान डाइट को मेंटेन करना भी कितना ज़रूरी है। अगर हेल्थ को आपको सही रखना है तो डाइट मेंटेन करना तो ज़रूरी है ही, लेकिन साथ ही में एक और चीज़ है, वो है एक्सरसाइज। तो रोज़ा के दौरान एक्सरसाइज करना सुरक्षित होगा? एकदम 100%। आप रोज़ा को कोई रोक थोड़ा ना है, रोज़ा इसे बहुत ही बढ़िया फेस्टिवल है। और डायबिटीज़ को भी आप इतना ज़्यादा रोग मत समझिए, जैसे एज ए नॉर्मल डायबिटीज़ भी है। एक्सरसाइज आप एकदम करिए, लेकिन हाँ, स्ट्रेनस एक्सरसाइज आप नहीं करेंगे, जिम वगैरह का एक्सरसाइज नहीं करेंगे। आप वॉकिंग करिए, 25 मिनट्स 30 मिनट्स वॉकिंग करिए, और वॉकिंग का टाइम इफ्तार के बाद इवनिंग में रखिए, रात में रखिए, वो बहुत बेहतर होगा। और आप डेफिनेटली एक्सरसाइज कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, जो लोग मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं, आई मीन साल भर उनका यही आदत है कि हर रोज़ हम इस टाइम पे मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं, तो वो सहरी के बाद वो मॉर्निंग वॉक में जा सकते हैं। ये इसके लिए मैं शायद थोड़ा सा ये रहूँगा, लेकिन वॉक भी करें तो कम टाइम के लिए करें, ब्रिस्क ना करें, और हेवी एक्सरसाइज ना करें, ये मेरा रहेगा। क्योंकि आगे आपको पूरा फास्टिंग में रहना है, क्योंकि आप जब भी कोई भी एक्सरसाइज करते हो, वॉकिंग करते हो, तो उससे ग्लूकोज काफ़ी कंज्यूम हो जाता है। तो 12 घंटा उसके बाद आपको फास्टिंग रखनी है। तो आई विल प्रेफर इफ्तार के बाद अगर उस चीज़ को शिफ्ट किया जाए इस 1 महीने, तो कोई खास बात नहीं है। शाम में Yes, वॉकिंग। अपने डाइट एंड एक्सरसाइज को काफ़ी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया, लेकिन दवाइयाँ भी साथ साथ में चलती है। तो बहुत से लोग दवाइयाँ लेते हैं, कई सारे लोग इंसुलिन इंजेक्शंस भी लेते हैं। तो इंसुलिन इंजेक्शंस लेना कितना सेफ़ रहेगा इस दौरान, आई मीन रोज़ा के दौरान, या फिर डोजेस को वो किस तरीके से डिवाइड करें कि किस टाइम पे ले डोजेस, किस टाइम पे लेना सेफ़ रहेगा, किस टाइम पे नहीं लेना चाहिए? करेक्ट। देखिए, जो डायबिटिक पेशेंट है नेचुरली वो दवा तो ले ही रहे हैं, जी। कोई ओरल मेडिकेशन ले रहा है, कोई इंसुलिन ले रहा है।
तो ऐसा तो नहीं कि हम पूरा बंद कर दें, बंद करने से तो होगा नहीं, पूरा हार्मोन इम्बैलेंस हो जाएगा, पूरा ग्लूकोज का जो तो हो जाएगा। तो अब लेकिन कुछ चेंजेस होना चाहिए, डोज में होना चाहिए, क्योंकि उनका खाने का पैटर्न में चेंजेस आ गया है इस समय। लेकिन ये बात हम बार बार बोलते हैं कि आप डॉक्टर से परामर्श से ही करिएगा ये सब काम। लेकिन फिर भी मोटे तौर पे आप लोगों को मैं कुछ बात बताता हूँ। जैसे एक डायबिटिक पेशेंट रोज़ा में उनको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है मेडिसिन 2 बार, दिन में 2 बार लेने के लिए, तो एक सुबह लेने के लिए, एक रात में लेने के लिए। तो आप इसको लेकिन शिफ्ट कर सकते हैं कि इफ्तार के समय और सहरी के समय 2 बार ही ले, इफ्तार के समय, सहरी के समय। इस समय 2 स्कूल ऑफ थॉट है। कोई बोलते हैं कि 2/3 ऑफ मेडिसिन आप इफ्तार के समय लीजिए और 1/3 ऑफ द मेडिसिन आप सहरी के समय लीजिए, क्योंकि सहरी में थोड़ा खाना लाइट होता है कंपैरेटिवली। लेकिन इस टाइप से आप डिवाइड कर सकते हैं। ये तो हो गई जिसको 2 डोज की दवा चल रही है सुबह शाम। एक पेशेंट है जिसको एक ही टाइम की दवा चलती है, तो उसके लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो तो शाम को इफ्तार के साथ में सुबह की जगह वो शाम को शिफ्ट कर दिया। 2 नंबर बात। और तीसरी नंबर बात रही बात इंसुलिन की। तो इंसुलिन अब कोई 1 टाइम लेता है, कोई 2 टाइम लेता है, कोई 3 टाइम लेता है। तो जो 3 टाइम लेता है नेचुरली दोपहर को तो हम दे नहीं सकते क्योंकि फास्टिंग में है, तो आप आफ्टरनून का इंसुलिन स्किप करिए और फिर सुबह सहरी के समय और इफ्तार के समय वो आप ले सकते हैं। और जो 1 टाइम लेते हैं वो उसके लिए हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि वो शाम के समय ले सकते हैं। इस टाइप से एक परम्यूटेशन कम्बिनेशन मोटे तौर पे जो 2 टाइम लेते हैं उसको शाम के समय शिफ्ट करना है, जो इंसुलिन 3 टाइम लेते हैं उसको आफ्टरनून का इंसुलिन बंद कर देना है, और जो 2 टाइम का इंसुलिन लेते हैं वो सुबह और रात में इंसुलिन इफ्तार के समय ले सकते हैं, और जिसको मेडिसिन 1 टाइम का ही चल रहा है वो तो ले ही सकते हैं शाम में। लेकिन फिर भी आप डॉक्टर से लेकिन परामर्श करते रहिएगा कैसे आपको डोज एडजस्ट करना है। सर, आपने फास्टिंग का सही तरीका भी तो बताया, किस तरीके से फास्टिंग करने से डायबिटिक मरीज़ों को वो रोज़ा भी रख सकते हैं। तो ऐसे कोई मैसेजेस है 3 अगर सलाह देने होंगे आपको डायबिटिक मरीज़ों को या फिर अपने पेशेंट्स को या फिर हमारे व्यूअर्स को जो इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, तो ऐसे कौन से 3 मैसेजेस आप देना चाहेंगे, प्रेफर करेंगे, ताकि वो सुरक्षित तरीके से अपना रोज़ा भी रख सकते हैं या फिर साथ में अपने हेल्थ को भी वो सुरक्षित रख सकते हैं? देखिए, डायबिटिक पेशेंट रोज़ा ज़रूर रख सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ कंडीशन मैंने बताई थी, उस 4 कंडीशन में आप रोज़ा नहीं रखेंगे। और रोज़ा रखते समय आपको कुछ कुछ प्रॉब्लम आई जो मैंने आगे बहुत डिटेल में बताई, उस समय आप रोज़ा को ब्रेक करेंगे। आप 3 बार ब्लड शुगर का टेस्ट करेंगे, और आप फास्टिंग के बाद फीस्टिंग नहीं करेंगे, मतलब इतना ज़्यादा नहीं खाएंगे कि दिन भर का सारा आपका जो भी इसके पीछे पर्पस था वो सॉल्व ना हो। आप डोज का एडजस्टमेंट डॉक्टर की सलाह पे ही करेंगे, लेकिन अगर डॉक्टर अवेलेबल किसी कारण से नहीं हुआ तो मैंने जो एडवाइस किया इस टाइप से आप जा सकते हैं। और एक्सरसाइज आप आराम से डायबिटिक पेशेंट कर सकते हैं, लेकिन इसको शाम के समय शिफ्ट कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत बेहतरीन तरीके से आपने जो भी क्वेश्चंस थे या फिर क्वेश्चंस हो सकते हैं व्यूअर्स के, या फिर जिनके घर में डायबिटिक पेशेंट्स हैं, जिनके घर में बुज़ुर्ग पेशेंट्स हैं, या फिर जो लोग डायबिटीज़ से जूझ रहे हैं, उनके मन में जो भी सवाल उठ सकते थे उनके बहुत सही तरीके से आपने जवाब दिया। आई थिंक काफ़ी सारे सवाल आपने कवर कर दिए हैं, लेकिन फिर भी अगर किसी के मन में कोई सवाल और है तो आप ज़रूर से कमेंट कर सकते हैं, या फिर जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि अगर आपको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम होती है ड्यूरिंग रोज़ा या फिर फास्टिंग, तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर से कर सकते हैं, या फिर हमारे साथ डॉक्टर नवीन भी है, इनसे भी आप कंसल्ट कर सकते हैं, मनोकामना हॉस्पिटल में ये रहते हैं। और इसी के साथ आज का ये जो पॉडकास्ट है, आज का ये जो स्पेशल एपिसोड है, मैं ख़त्म करना चाहूँगी। जाने से पहले सर आप कुछ कहना चाहेंगे? न, ठीक है, अच्छे से रहिए, शालीनता के साथ रहिए, फास्टिंग का भरपूर मज़ा लीजिए, और फास्ट के बाद फिस्टिंग मत करिए। और ये सभी लोगों के लिए है, चाहे वो करवा चौथ हो, चाहे रोज़ा हो, चाहे नवरात्रा हो, चाहे और भी किसी टाइप का फास्ट हो, प्रोलॉन्ग फास्ट हो, शॉर्ट फास्ट हो, 1 दिन का फास्ट हो, 3 दिन का फास्ट हो, जैसे छठ पूजा में है। जी, जी। आप ज़रूर करें, फास्ट ज़रूर करें।
थैंक यू सो मच। व्यूअर्स को मैं कहना चाहूँगी, अगर आपको हमारा ये स्पेशल एपिसोड अच्छा लगा है तो आप ज़रूर से एक बार शेयर कीजिए, और बाकी के खबरों के लिए, बाकी के जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद। थैंक यू।